कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको पैटर्न दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल में आपको जब भी दिखे तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो ए से लेकर जेड तक आपको क्या लिखना है, अल्फ़ाबेट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXY एंड Z। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डी दिया हुआ है। डी किस पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब देखो डी किस पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। अब एफ किस पोजीशन पे, 6, यानी कि एक लेटर छोड़ के है, ठीक है। उसी प्रकार एच जो है, एच भी क्या है, एक लेटर छोड़ के है, ठीक है, जी को छोड़कर एच, है ना। यानी कि 4 पोजीशन है पहले, फिर 6th वाली पोजीशन, फिर 8th वाली पोजीशन, ठीक है। फिर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया ना, नेक्स्ट फिर जो बीच वाली पोजीशन थी, है ना, 6 वाली, यानी एफ को पहले इन्होंने उठा लिया, फिर एफ को फर्स्ट लेटर बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, एच, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जे, ठीक है। अब बीच में कौन सा आ रहा है, यहाँ पे एच बीच में आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एच मिडिल में है। फिर एच को क्या किया है इन्होंने, फर्स्ट नंबर पे लाया है, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे ले आए, उसके बाद एच एक लेटर छोड़ के क्या है, जे है, ठीक है, उसके बाद जे, फिर एक लेटर छोड़ के एल। आई होप आप क्या पैटर्न समझ गए होंगे कि कैसा पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे अगर जे है, एल है और एन है, तो यानी बीच वाला जो है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो एल जो है वो सबसे फर्स्ट लेटर पे आना चाहिए, ठीक है, एल आना चाहिए। उसके बाद एल के बाद क्या है, एक लेटर छोड़ के एन, फिर एक लेटर छोड़ के क्या है, पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, एल एन पी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, वो आपको बताना है। तो देखो मैं तरीका बताती हूँ आपको कि किस प्रकार से गिनना है हमको, है ना। तो ये देखो सबसे पहला तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। उसी प्रकार से ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। यानी कि 8 तो ये हो गया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने सिंगल सिंगल गिना, अब हम डबल गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला इतना, ये एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से ये एक ट्रायंगल हुआ, ये एक ट्रायंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल हुआ, तो 4 ये हो गए, ठीक है, 4 ये हो गए। अब हम 3 का गिनेंगे, ठीक है, 2 का गिन लिया, अब हम 3 का गिनेंगे। ये वाला एक इतना, फिर ये वाला एक, अब ये वाला एक, और वैसे ही ये वाला एक, तो 4 ये भी हो गए, ठीक है। अब हम क्या गिनेंगे, ये बड़ा वाला 4 वाला, अब ठीक है, 3 वाला हो गया, 4 वाला एक और ये वाला एक, तो ये कितना हो गया, 2 ये हो गए, है ना। अब ये वाला ऐसा लंबा वाला, ये वाला हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा, तो 2 ये हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बीच वाला और ये वाला, ठीक है, तो 2 ये भी हो गए, तो कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 8 और 4 और 4 8, ये 16 हो गए, 17 18 19 20 21 22, है ना। और अगर हम देखें तो और कोई सा दिख रहा है क्या, एक यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इतना, उसी प्रकार ऊपर भी इतना हो जाएगा, तो 2 ये और हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 24। तो यहाँ पे टोटल आपको 24 ट्रायंगल्स जो है दिख रहे हैं, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, जोड़ का चयन करें, यानी कि जो इसमें से अलग है उसको आपको क्या करना है, अलग करना है। पहला ऑप्शन हमको दे दिया चश्मे, है ना, चश्मे यानी कि बहुत सारे चश्मे, ठीक है। फिर है चश्मा, फिर उसके बाद है बायफोकल्स, फिर है ऑप्टिकल रीडर। तो देखो ये 3 जो है ना, चश्मे, चश्मा और बायफोकल्स, ये तीनों जो है वो आंखों में पहना जाता है, इंसानों द्वारा ये पहना जाता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकल रीडर की, तो ऑप्टिकल रीडर जो होता है ना वो पहना नहीं जाता है, वो कंप्यूटर स्कैनर के अंदर होता है, एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। जो भी आपको जानकारी उसको दिखाई जाती है तो उसे कैप्चर करने का काम करता है वो, और उसकी कॉपी एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन सेंटर पर जाते हो, है ना, कॉपी निकलवाने के लिए, प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, तो आपने वो स्कैनर तो देखा ही होगा जो ऑनलाइन सेंटर्स पे ज़्यादातर दिखाई देता है।
वहाँ से फ़ोटोकॉपी निकलती कैसे पता है? क्योंकि जो कंप्यूटर होता है ना, हम क्या करते हैं कि जो भी हमको प्रिंट आउट निकलवाना होता है या कॉपी निकालना होता है, वो हम डायरेक्ट कहाँ सेंड करते हैं? जो ऑनलाइन वाला होता है उसके कंप्यूटर पे। अब वो कंप्यूटर अटैच किससे होता है? उस स्कैनर से। तो जब हम उस कंप्यूटर पे वो जो डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ फाइल है जो भी हमको कॉपी करवाना है, वो अगर हम उस कंप्यूटर पे भेजते हैं तो वो डायरेक्ट उस स्कैनर को सिग्नल देता है, ठीक है। तो उस स्कैनर से जिससे हार्ड कॉपी निकल के आती है या प्रिंट आउट निकलता है ना, वो जो मशीन होती है, स्कैनर मशीन जो होती है, वो ही क्या होती है, उसके अंदर आपको जो ऑप्टिकल रीडर होता है वो दिखाई देता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर होता है वो, जिसकी मदद से हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट निकाला जाता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जो सबसे अलग भिन्न जो हो जाएगा वो ऑप्टिकल रीडर हो जाएगा, क्योंकि बायफोकल्स आंखों में पहनते हैं, चश्मा पहना जाता है, फिर चश्मे यानी बहुत सारे वो भी पहने ही जाते हैं, लेकिन ऑप्टिकल रीडर पहना नहीं जाता, वो स्कैनर मशीन के अंदर होता है। ओके, ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करें, इसमें से अलग कौन सा आपको बताना है। पहला है एक दशभुज, षटभुज, सप्तभुज और पंचभुज, ठीक है। तो एक दशभुज होता है ना, ये एक दशभुज का मतलब होता है 11 भुजाओं वाला, ठीक है। 11 भुजा, भुजा का मतलब क्या होता है? एजेस। षटभुज किसको बोलेंगे? जो कि जिनकी कितनी एजेस हो? 6 एजेस हो, यानी कि 6 भुजाएं हो, ठीक है। अब सप्तभुज किसको बोलेंगे? जिसकी 7 भुजाएं, और पंचभुज जिनकी 5 भुजाएं हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी कैसा है? ऑड नंबर है। 11 एक ऑड नंबर होता है, 7 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है ना। सम संख्या इसमें सिर्फ कौन सी है? 6, ठीक है। यानी कि ये कैसा है? एक इवन नंबर है। तो षटभुज जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पोती का पति है। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखो, ऐसा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना, तो बस सीधी सी बात है, इसको खुद पे अप्लाई कर लो, है ना। मान लो एक्स जो है, एक्स कौन है? मैं हूँ, ठीक है। एक्स मैं हूँ, ठीक है। तो एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, मैं अगर एक्स हूँ तो एक मेरे पास वाई भी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो कौन है, वो अब पता चलेगा, ठीक है। अब एक्स अगर मैं हूँ तो एक्स का परिचय देते हुए मैंने क्या कहा कि ये जो लड़का या लड़की जो भी है वो मेरे पिता, यानी कि अगर मेरे पापा हुए, है ना, तो मेरे पापा के पिता, तो मेरे कौन लगे? मेरे पापा के पिता, मेरे दादाजी लगे, ठीक है। अब मेरे दादाजी की पोती, यानी कि हो सकती है कि मैं भी हूँ या हो सकता है कोई दूसरी मेरी बहन हो, ठीक है। तो मेरे दादाजी की अगर कोई दूसरी पोती है, मैं भी पोती हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरी लड़की है वो भी पोती है, तो वो मेरी क्या लगेगी? वो मेरी बहन लगेगी, ठीक है। अब वो मेरी बहन लगी। अब मेरी बहन का जो पति है, मेरी बहन का जो पति है वो मेरा क्या लगेगा? वो मेरा जीजा लगेगा, ठीक है। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? तो एक्स का वाई से ये संबंध है कि एक्स यानी मैं, तो जो वाई है वो मेरा क्या है? जीजा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। खुद पर अप्लाई करो, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, ठीक है। ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा आपको बताना है। तो ये लेटर का क्वेश्चन है, इसीलिए हम क्या करेंगे? हम लेटर्स लिखेंगे सबसे पहले, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। हम इसकी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। इससे क्या होगा ना, हमारा क्वेश्चन जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? देखो, IVORY हमको पता लगाना है कि इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। वही प्रोसेस फिर हमें यहाँ करनी पड़ेगी। तो I किस नंबर पे है? 9 नंबर पे। V किस नंबर पे है? 22 पे। O किस नंबर पे है? 15। R किस नंबर पे है? 18। और Y किस नंबर पे है? 25, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखें ZYSPJ, तो Z है 26 नंबर पे, W किस नंबर पे है? 23, और फिर S है तो S किस नंबर पे आ जाएगा? 19, P किस नंबर पे है? 16, और J किस नंबर पे है? 10 नंबर पे, ठीक है। तो देखो, अगर हम इस 9 में, मतलब हमको ये पता करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो, अगर हम 9 में 1 प्लस कर दे तो क्या मिलेगा? 10, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो J है 10 नंबर पे, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस करने पर यहाँ पे 23 की पोजीशन पे क्या है? W, ठीक है। 15 में 1 प्लस करें यार 16 की पोजीशन पे है P, इसमें 1 प्लस करेंगे 19, ठीक है। इसमें 16 है, इसमें 23, तो 19 है ना। तो 19 की पोजीशन पे क्या है? S, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 26 की पोजीशन पे क्या है? Z है,
ठीक है, आ गई बात समझ में। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस पोजीशन को इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने सबसे पहले बड़ा वाला लिखा, उसके बाद उससे छोटा है 23 लिखा, उसके बाद 19 जमाया, फिर 16 आया, उसके बाद 10। यानी कि ये कैसा जा रहा है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। कैसा जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है, उससे छोटा। उसी प्रकार अगर हम क्रीम के लिए करेंगे, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, क्रीम, CREAM, तो C का नंबर क्या है 3, ठीक है, फिर R का नंबर क्या है 18, E का नंबर क्या है 5, A का है 1 और M का है क्या 13, ठीक है। अब अगर इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये +1 करेंगे तो 19 नंबर, +1 करेंगे तो 6, इसमें +1 करेंगे तो 2 और इसमें +1 करेंगे तो 14। तो 4th नंबर पे क्या है D, 19 नंबर पे क्या है S, 6 नंबर पे क्या है आपका F, 2 है, 2 पे क्या है B और 14 पे क्या आपको मिलेगा N, ठीक है। तो अब हमको इसको किस में जमाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 19 सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले S आएगा, ठीक है। फिर इससे छोटा कौन सा है 14 N नंबर पे है, N आएगा इसके बाद। उसके बाद इससे छोटा 6 तो F आ जाएगा। उसके बाद इससे छोटा D, 4 छोटा हो जाएगा ना तो D आ जाएगा, ठीक है। अब इससे छोटा कौन सा आ जाएगा B, ठीक है, तो B यहाँ पे आ गया। तो हमको क्या मिला SNFDB, यानी कि ये क्रीम किसके प्रपोर्शन में होगा, SNFDB के। तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बस अल्फ़ाबेट लिखना है और रिलेशन पता करना है कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस रेशो फेफड़े, है ना, मतलब हमको बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका फेफड़े के साथ क्या संबंध है और फिर टाइफाइड जो रहेगा ना उसका किससे संबंध रहेगा, हमको इनमें से बताना है, ठीक है। तो देखो, ट्यूबरक्लोसिस को हम TB भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक तरीके का रोग होता है ना, और ये किस अंग पर, शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है, तो वो फेफड़ों पर डालता है ना। तो इस टॉपिक को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी TB की, यानी ट्यूबरक्लोसिस की, है ना, TB की और निमोनिया की, ठीक है। आपने नाम तो सुना ही होगा, ये दोनों एक प्रकार के रोग हैं, ठीक है। TB और निमोनिया में दोनों में ही क्या होता है ना कि फेफड़े पर ही प्रभाव होता है, ठीक है। फेफड़े पर ही इन दोनों रोगों से प्रभाव पड़ता है। किस पे पड़ता है, फेफड़े पर पड़ता है। और हालांकि इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं बात करूँ TB की, है ना, TB की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो TB जो होता है वो एक माइक्रोबैक्टीरियम है। क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम मतलब क्या, कि ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, ठीक है, इतना है समझ में। और अगर मैं निमोनिया की बात करूं, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया की अगर मैं बात करूं तो निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से फैलता है। किससे फैलता है, बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस से। और जो TB होता है यानी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो एक माइक्रोबैक्टीरियम होता है और बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और निमोनिया किससे फैलता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से, ठीक है। अब एक होता है हेपेटाइटिस, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा। सेकंड, हेपेटाइटिस की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रोग है। अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस हो जाता है, ये रोग हो जाता है, तो उसको क्या होता है ना कि लीवर में सूजन होता है। क्या होता है, लीवर में सूजन होता है। और लीवर को हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यकृत। लीवर को क्या बोला जाता है, यकृत बोला जाता है। हेपेटाइटिस जो रोग है उससे क्या होता है ना कि लीवर में क्या होता है, सूजन हो जाता है। और ये जो सूजन आता है ना, ये किससे होता है, वायरल इन्फेक्शन से। किससे होता है, वायरल इन्फेक्शन से। और हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ना, ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो शराब पीते हैं, है ना, या फिर कोई ज़्यादा दवाइयाँ खा लेता है और उसका इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, तीसरा होता है रोग टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड। ये क्या होता है, तो ये जो होता है ना एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, जो बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा। ये रोग किससे होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, इसके द्वारा ये जो रोग होता है ये फैलता है।
और टाइफाइड जो होता है ना वो ज़्यादातर अगर कोई शुद्ध भोजन ना ले या शुद्ध पानी ना पिए, इम्प्योर वाटर या इम्प्योर फूड कोई अपने अंदर बॉडी में लेता है तो उससे उनको टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कमज़ोरी, ये सारे लक्षण इसमें होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, वो होती है रेबीज़। क्या होती है? रेबीज़। अब ये क्या बीमारी है? तो ये एक तरीके का बहुत ही खतरनाक रोग होता है। ये भी एक क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली जो इन्फेक्टेड जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, है ना, इनके काटने से इंसानों में ये फैलता है। किससे होता है? इन्फेक्टेड एनिमल्स से। ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल्स से ये फैलता है। और ये वायरल जो होता है ना, ये डायरेक्ट इंसान के ब्रेन, किसको अफेक्ट करता है? ब्रेन को, उसके मस्तिष्क को प्रभाव डालता है। और रीढ़ की हड्डी, है ना, यानी कि बैकबोन, बैकबोन और मस्तिष्क, दिमाग पे और रीढ़ की हड्डी पर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? टीबी, है ना, टीबी और निमोनिया। तो ये दोनों जो है वो फेफड़ों पे असर डालते हैं, है ना। टीबी एक माइक्रोबैक्टीरियम होता है और ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और फंगस के द्वारा फैल सकता है। दूसरा बताया मैंने आपको हेपेटाइटिस, है ना, ये भी एक प्रकार का रोग होता है। लीवर में सूजन आ जाता है हेपेटाइटिस से, लीवर को हम यकृत भी बोलते हैं, है ना, और ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। अगर मैं टाइफाइड की बात करूँ तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफाई, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। चौथा मैंने बताया रेबीज़, ये बहुत ही वायरल इन्फेक्शन है और खतरनाक बीमारी है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स से फैलती है। और ये किस पे असर डालती है? इंसान के दिमाग पर, मस्तिष्क पर और बैकबोन पर, यानी कि रीढ़ की हड्डी पर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ट्यूबरक्यूलोसिस अगर फेफड़े पर असर डालता है तो टाइफाइड किस पे डालता है? तो टाइफाइड जो है ना वो आंत्र पे डालता है। ठीक है, आंत पे डालता है। बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर लीवर की बात आए तो लीवर का मैंने आपको क्या बताया था? हेपेटाइटिस से होता है। फेफड़े की बात आए तो निमोनिया और ट्यूबरक्यूलोसिस से। और जो मस्तिष्क होता है उसमें रेबीज़ जो रोग होता है उससे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अगर रीढ़ की हड्डी भी दे दी जाए, बैकबोन भी दे दी जाए, तो आप लिख देना, है ना, कि वो रेबीज़ की वजह से होता है। यकृत जो लीवर होता है हेपेटाइटिस, आंत्र जो होता है वो टाइफाइड से, फेफड़े जो होते हैं वो निमोनिया या फिर टीबी से। फिर मस्तिष्क पे कौन असर डालता है? तो रेबीज़ की वजह से उस पर असर होता है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये नंबर एनालॉजी का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, जैसे 228 है, अगर हम इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। 228 में से 139 को अगर अपन माइनस करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 89। ठीक है, तो अगर हम 228 में से 139 को सबसे पहले माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 89। अब अगर हम यहाँ से 211 सबसे बड़ा है, इसमें से अगर 122 को माइनस करेंगे तो हमको फिर भी आंसर जो है वो क्या मिलेगा? अंतर क्या मिलेगा? 89 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई नंबर है उसको अगर हम 2 से माइनस करेंगे, 2 उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको जो आखिरी में क्या बचना चाहिए? 89 मिलना चाहिए। लास्ट में क्या मिलना चाहिए? 89 मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए भाई। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं वो जो नंबर है वो x है। ठीक है, उसमें से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलना चाहिए? 89 मिलना चाहिए। ठीक है, तो x यहाँ पे आ जाएगा 89 ऐसा का ऐसा, माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2, तो x इक्वल टू 89 प्लस 2 हो जाएगा 91। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 91। 91 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप 91 को क्या करोगे, 91 में -2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 89 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का युग्म का चयन कीजिए जहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, इनका कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो देखो रिलेशन एक्चुअली में है क्या? ठीक है, तो देखो अगर हम 4 को आधा कर दें, है ना, मतलब 4 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमको क्या बचेगा? 4 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा हमको 2। ठीक है, अब इस 2 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 जा कितना मिलेगा? 8। यहाँ 8 मिला। तो ये प्रोसेस जो है वो इसमें भी आपको ऑप्शन में भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको चेक करते हैं पहले। अगर यहाँ पे है 8:32, ठीक है, पहला ऑप्शन, तो इसका आधा करेंगे तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। अब 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इस पहले नंबर का, 8 का, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32। बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है 32। अब सेकेंड इसका, सेकेंडली अगर हम 2:2 को अगर करेंगे तो 2 का आधा होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई वापस 2 से होगा तो 2 1 जा कितना आ जाएगा? 2। 2 ही तो आ रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब अगर हम इसको चेक करते हैं डी वाले को, तो इसको अगर चेक करेंगे तो 6 का आधा होता है 3, है ना, 6 का आधा कितना होता है? 3। अब 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 6 में वापस कर देंगे, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18।
18 अपने को यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो 3 का आधा कितना होगा, 3 का आधा होता है 1.5, ठीक है, यानी कि 1.5। अब 1.5 में हम क्या करेंगे, अगर 3 का वापस अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3.5 आ रहा है। तो मतलब ये भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ पे वो जो मेथड है वो नहीं यूज़ हो रही, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ध्यान से देखना, है ना। 10,000 की राशि जो है वो 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। तो 3 वर्षों बाद कुल राशि कितनी होगी आपको बताना है। एक साधारण ब्याज आपको पहले निकालना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखो ब्याज पर दी है किसी को 10,000 रुपये, हमने किस पे दिए, ब्याज पर दिए, कितने परसेंट पर, कितने रेट पर, 5% की रेट पर, ठीक है। हर वर्ष 5% का उसमें होगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि 3 सालों के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है, इतनी में से कितनी हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज कितना है वो निकालेंगे। साधारण ब्याज हम निकालेंगे, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। तो देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वो देखो। तो हमको दिया हुआ है, पहले राशि दी है, जो राशि दी होती है वो क्या होता है, मूलधन होता है, यानी प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000, ठीक है। अब हमको रेट कितना दिया हुआ है, रेट यानी दर कितनी दी हुई है, 5% की दर पर, साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सालों का, ठीक है, 3 वर्षों का। अब 3 वर्षों के बाद कितनी राशि होगी वो बताना है। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, इस ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई रेट 5% की दर पर, टाइम कितना दिया है, 3 साल का, और बाय में 100, ठीक है। अब 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 3 15, और 15 का 100 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1500, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या आया, ये ब्याज आया है सिर्फ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इस ब्याज में ये 3 सालों में जो ब्याज हमको मिलेगा वो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्याज में हमारा जो मूलधन होता है 10,000, उसको हम क्या करेंगे, इस ब्याज में प्लस कर देंगे, तो हमको वो राशि मिल जाएगी जो हमको 3 वर्षों बाद मिलने वाली है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 11,500। तो 11,500 हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जो आपको आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।